नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। जी हाँ दोस्तों, दिन भर की स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों में क्या हुआ, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी को लेकर आ रही है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अब इनको नहीं मिलने वाली और इस पर सरकार विचार कर रही है। आपको बता दें कि भारत सरकार सीमा की सुरक्षा करने वाले बीएसएफ, आईटीबीपी और सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी जैसे सुरक्षा बलों को सिलसिलेवार तरीके से आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी से मुक्त करने की योजना पर काम कर रही है। अधिकारियों के सूत्रों के मुताबिक सरकार का मकसद देश के विभिन्न सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करना है। सूत्रों ने बताया कि पिछले साल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई इन बलों की बैठक में इस योजना पर चर्चा की गई थी। इसके तहत गृह मंत्रालय ऐसी योजना पर काम कर रहा है जिसके तहत चुनाव कराने समेत तमाम आंतरिक सुरक्षा जिम्मेदारियों का निर्वहन केंद्रीय रिजर्व पुलिस यानी कि सीआरपीएफ करेगा। 3,25,000 जवानों से लैस सीआरपीएफ को देश की अग्रणी आंतरिक सुरक्षा बल के तौर पर चिन्हित किया जा चुका है। अधिकारियों के मुताबिक जो आने वाले चुनाव हैं, जो खास करके बिहार में होंगे और अन्य राज्यों में होंगे, उस दौरान एक नया प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत चुनाव में राज्य की पुलिस बल और सीआरपीएफ को 70-30 रेशो के अनुपात में तैनात किया जाएगा और इन चुनावों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआरपीएफ के हाथों में होगी। धीरे धीरे सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों जैसे कि बीएसएफ और एसएसबी को इस तरीके की जिम्मेदारी से हटा लिया जाएगा। दोस्तों, ये फैसला काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि अब हालात एलएसी पर पहले जैसे नहीं है और हो सकता है कि जिस तरीके से बीएसएफ एलओसी पर तैनात रहती है, ठीक उसी तरीके से अब भारत चीन सीमा पर इन जवानों को तैनात किए जाने की योजना है। दोस्तों, यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो भारत चीन स्टैंड ऑफ को ही लेकर आ रही है। दरअसल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग को आप समझ सकते हैं कि 14 घंटे से ज्यादा चली और इसमें भी नतीजे कुछ नहीं निकले। लेकिन इसमें एक बात तो क्लियर हो गई कि चीन ने एक और झूठा आंकड़ा पेश किया है अपने जवानों को मारे जाने का। यानी कि ये पहली बार है जब चीन खुद से इस बात को बता रहा है कि उसके कितने सैनिक मारे गए हैं, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में जो गलवान में 15 जून को हिंसा हुई थी, इसके अनुसार चीन ने पहली बार बैठक में बताया कि गलवान घाटी के संघर्ष में उसके 5 सैनिक मारे गए थे। इनमें से चीनी सेना का एक कमांडिंग ऑफिसर भी था। इससे पहले आपको बता दें कि चीन ने पहले ये कभी कहा ही नहीं था कि उनके कोई सैनिक मारा गया है। फिर उसने कहा कि उनका एक ही सैनिक मारा गया है, लेकिन भारत के 20 सैनिक यहाँ पर शहीद हो गए थे। चीन भले ही अभी भी 5 जवानों को मारे जाने की बात कर रहा है, लेकिन अमेरिका और भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि कम से कम 40 से ज्यादा सैनिक चीन के यहाँ मारे गए थे। साथ ही बातचीत के दौरान ये बात सामने आई है कि पूर्वोत्तर सीमा पर जिस तरीके से भारत और चीन विवादित इलाके में साप्ताहिक रोटेशन के आधार पर गश्त लगाते हैं, ठीक उसी तरीके से अब पूर्वी लद्दाख में भी यही तरिका अपनाया जा सकता है। इस समय पूर्वी लद्दाख के देप्सांग पैंगोंग झील के नॉर्थ और साउथ बैंक पेट्रोलिंग पॉइंट 17A, रजिंगला और रिशिनला में दोनों ही सेनाएं आमने सामने तैनात है। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और जो सामने आई है वो काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें अब भारत ने ये कह दिया है कि हमारे सैनिक गोलियां चलाने से थोड़े से भी नहीं हिचकेंगे। गलवान हिंसा का सबक लेते हुए भारत ने साफ तौर पर चीन को कह दिया है कि हमारे सैनिक खुद की सुरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। भारत ने बिल्कुल स्पष्ट भाषा में चीन को कहा है कि अगर क्षेत्र में हालात नियंत्रण से बाहर हुए तो हमारे सैनिक गोलियां चलाने से थोड़े से भी नहीं हिचकेंगे। साथ ही एक अधिकारी ने यह बताया कि चीन को साफ संदेश दे दिया गया है कि धक्का मुक्की और झड़प की कार्रवाई अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय अधिकारियों ने बताया कि चीन को साफ समझा दिया गया है कि अगर चीनी सैनिकों की ओर से पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो भारतीय सैनिक गोली चला देंगे। बातचीत के दौरान चीन ने यह जोर दिया कि भारत पैंगोंग झील के पास ऊंचाई वाले इलाके से अपनी सेनाओं को पीछे हटाए, लेकिन भारत ने पूरे पूर्वी लद्दाख की स्थिति के समाधान पर जोर दिया है। भारत ने कहा कि मई के पहले वाली स्थिति को बहाल करना होगा चीन को। यानी कि अब भारतीय सैन्य अधिकारियों ने साफ तौर पर बोल दिया है कि अगर ये लोग पारंपरिक हथियार हो या फिर धक्का मुक्की या झड़प हो, किसी भी तरीके की उकसावे वाली कार्रवाई करते हैं तो जवान फायर कर देंगे और ऐसे में उनको पूरे राइट्स दे दिए गए हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो वो अमेरिका को लेकर आ रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की उम्मीद जताई है कि भारत और चीन अपने मौजूदा सीमा विवाद को हल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में 2 एशियाई देशों की मदद करने के अपने प्रस्ताव को दोहराया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा कि मुझे पता है कि अब चीन और भारत को कठिनाई हो रही है और बहुत ही कठिन कठिनाई हो रही है। उम्मीद ये है कि इसका हल निकाला जाए। अगर हम मदद कर सकते हैं तो हम मदद करना पसंद करेंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान ऐसे समय पर आया है जब भारतीय और चीनी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने लद्दाख में LAC विवाद को सुलझाने के लिए बैठक की। दोनों ही देशों ने LAC पर और ज्यादा सैनिक न भेजने पर सहमति जताई है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान आया है उससे आप दोस्तों एक चीज और समझ सकते हैं साफ तौर पर कि ये बयान इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अपनी इमेज को सुधारने के लिए ऐसा कह रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत पर अगर चीन अटैक करता है तो हम भारतीय सैनिकों के साथ मिलकर खड़े हो जाएंगे, बल्कि वो ये कह रहा है कि हम दोनों देशों के बीच मुद्दा सुलझाना चाहते हैं ताकि किसी भी तरीके की हिंसक झड़प ना हो। तो ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि इतने सॉफ्ट बोल यानी कि इतने मीठे बोल डोनाल्ड ट्रंप का आना एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका अपने हित साध रहा है और ऐसे में इस तरीके का बयान आना सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की अपनी ही एक चाल है जिसमें भारत को नहीं फंसना होगा और अपने एरियाज को, बॉर्डर एरियाज पर अपनी मजबूती को और बढ़ाना होगा। अगली खबर पड़ोसी देश नेपाल को लेकर आ रही है। नेपाल ने एक बार फिर से भारत के साथ रिश्तों में खटास पैदा करने की कोशिश की है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने विवादित नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में नेपाल ने भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधारा को अपनी सीमा में दिखाया। नेपाल की इस हरकत पर भारत ने कड़ा विरोध किया। हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि नेपाल इन क्षेत्रों में अगले साल मई से जनगणना यानी कि नेपाल सेंसस सर्वे कराने की योजना बना रहा है। हालांकि नेपाली सरकारी एजेंसी को भारत का विरोध डरा रहा है। नेपाल के राष्ट्रीय योजना आयोग और केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अधिकारियों का दावा है कि ये 3 क्षेत्र उसके देश के अंग है। अधिकारियों का कहना है कि अगले साल होने वाली जनगणना इन क्षेत्रों में की जाएगी। साथ ही उनका आरोप है कि भारत ने इन 3 क्षेत्रों पर जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है। आपको बता दें कि वहीं सर्वेक्षण विभाग के कानूनविदों और कई डायरेक्टर जनरलों का कहना है कि नेपाल के लिए ऐसा सर्वेक्षण करना असंभव है, क्योंकि भारत कभी भी उन हिस्सों में नेपाली अधिकारियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। नेपाल योजना के आयोग के एक सदस्य ने कहा कि हम कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधारा में निश्चित रूप से जनगणना करेंगे। हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि जनगणना का संचालन किस तरह से किया जा सकता है। डोर टू डोर गिनती संभव नहीं होने की स्थिति में अधिकारी विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय अधिकारियों के मुताबिक उन्हें इस खबर के बारे में हालांकि पता नहीं है और अगर नेपाल ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी ये योजना कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी नेपाली टीम को इस तरह के अभ्यास के लिए क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी कि भारत का दो टूक जवाब दे दिया गया है कि इन तीनों क्षेत्रों में नेपाल का कोई अधिकार नहीं है। अगर वो इन्हें अपने मैप में दिखा रहा है यानी कि अपने नक्शे में दिखा रहा है, ये उसकी गलती है और साथ ही ये एरिया भारत के हैं और भारत के पास ही रहेंगे। ऐसे में जनगणना का सवाल तो दोस्तों उठता ही नहीं है। अगली खबर चीन को लेकर आ रही है। चीन ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। चीन के 2 विमान वाहक लियोंग और शेडोंग ने नियमित प्रशिक्षण और समुद्री प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य विमान वाहक के हथियारों और उपकरणों के प्रदर्शन का परीक्षण करना था। इस तरीके के युद्धपोत के प्रशिक्षण का मतलब यहाँ पर यह है कि वो पूरी तरीके से अपने क्रू मेंबर्स को ट्रेन कर रहा है इस तरीके के विमान वाहक पोत पर काम करने के लिए। चीन के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार 2 चीनी विमान वाहक ने एक ही समय में डुअल कैरियर की क्षमता में सुधार के लिए समुद्री परीक्षण किए हैं। लियोंग सोवियत युग के जहाज का एक रिफिट है जो कि 2012 में कमीशन किया गया था और पहले से ही चालू है। दूसरा इनका स्वदेशी रूप से विकसित वाहक शेडोंग समुद्री परीक्षणों से गुजर रहा है, जबकि तीसरा बन रहा है। चीन के आधिकारिक मीडिया के अनुसार चीन की योजना 6 विमान वाहक पोत बनाना है। चीनी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 40,000 से 60,000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ शेडोंग लियोनिंग से बड़ा है और हेलीकॉप्टर के अलावा लियोनिंग के 24 की तुलना में 36 फाइटर जेट ले जा सकता है। साथ ही रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चीन तीसरे वाहक का निर्माण कर रहा है जो कि 80,000 टन के विस्थापन के साथ और भी बड़ा होने का अनुमान है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो M88 इंजन कॉम्प्लेक्स को लेकर आ रही है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि कैग ने राफेल फाइटर जेट ऑफसेट सौदे के हिस्से के रूप में हाई एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि DRDO नए फाइटर इंजन के लिए एक भूमिका तैयार कर रहा है और इसमें फ्रांसीसी निर्माता के साथ भविष्य के भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए नए इंजन के लिए साथ में काम किए जाने की योजना है। नए इंजन कॉम्प्लेक्स को AMCA के भविष्य के वर्ग के लिए 110 किलो न्यूटन पावर्ड इंजन को विकसित करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है और काम शुरू होने के 7 साल के भीतर इंजन का उत्पादन शुरू हो जाएगा।
फ्रांसीसी इंजन निर्माता साफ्रान ने इंजन को विकसित करने और राफेल सौदे से ऑफसेट क्रेडिट का उपयोग करने के लिए एक कॉम्पैक्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की पेशकश की है और हाई एंड इंजन्स के लिए ट्रांसफर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी करने के लिए HAL के साथ गठजोड़ भी कर रहा है। फ्रांस का कहना है कि हम हाई थ्रस्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए आवश्यक तकनीक से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। HAL के अध्यक्ष आर माधवन ने कहा कि ये टेक्नोलॉजी राफेल इंजनों के लिए सामान्य होगी, जो हमारे द्वारा समर्थित हो सकती है और 110 किलोन्यूटन परियोजना के लिए उपयोगी भी होगी। साथ ही यहाँ पर यह समझ भी विकसित की गई है कि हाई एंड फाइटर जेट्स इंजन को भी पूरा करेगा, जबकि HAL हेलीकॉप्टर, हल्के परिवहन विमान, UAV और ट्रेनर के लिए लोअर थ्रस्ट वाले इंजनों को शामिल करेगा। मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के रूप में HAL 110 किलोन्यूटन इंजन परियोजना का हिस्सा होने की संभावना है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वायुसेना काफी उत्सुक है कि भविष्य में AMCA फाइटर जेट को स्वदेशी इंजन से संचालित किया जाए। हालांकि AMCA फाइटर्स के पहले स्क्वाड्रन को समय सीमा के कारण विदेशी इंजन की आवश्यकता होगी। भविष्य के स्क्वाड्रन को एक भारतीय इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई भी मुद्दा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।